रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने मुगल वंश पढ़ लिया है और उत्तर मुगल काल तक हम सब देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, तो देखिए, जो मुगलों की भाषा थी वो फारसी थी, यानी इनका जो काम काज चलता था वो फारसी में था, यानी उनकी जो भाषा थी वो फारसी थी। इसके अलावा जो दिल्ली सल्तनत था उसकी भी जो आधिकारिक भाषा थी वो फारसी ही थी। ठीक है, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था शरीयत कानून पर आधारित थी। मुगल वंश की शुरुआत बाबर से हुई, किंतु बाबर अधिक समय तक शासन नहीं किया और जितना समय शासन किया युद्ध में ही फंसा रहा। अतः बाबर ने प्रशासनिक क्षेत्र में कोई सुधार नहीं किया। अगर आप गौर से देखेंगे तो बाबर का जो पांचवा आक्रमण भारत पर था वो पानीपत का था। पहले उसने पानीपत का युद्ध किया, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ऐसे बहुत सारे युद्ध किए। उसके बाद फिर 1530 में इसी की मृत्यु हो गई। इसका जो जीवन काल था भारत में वो संघर्षों में ही रहा, इसीलिए इसने कोई भी प्रशासनिक सुधार नहीं किया है। ठीक है, फिर उसके बाद है कि हुमायूं के शुरुआत का शासनकाल ठीक था, किंतु शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया और हुमायूं लौटा तो उसके कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण हुमायूं ने भी कोई विशेष कार्य नहीं किया हुआ है। तो देखिए, हुमायूं का भी जो शासनकाल रहा वो बहुत ठीक ठाक नहीं रहा। शुरुआत में सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर उसके बाद शेर शाह सूरी से इसका विवाद हो गया और शेर शाह सूरी ने इसे भारत छोड़ने पर ही विवश कर दिया 1540 ईस्वी में। फिर उसके बाद जब हुमायूं भारत में वापस आया तो उसकी मृत्यु हो गई 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में ही वो राजा बना और 1556 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए उसने भी कोई बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सुधार नहीं किए हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है जो हुमायूं हुआ, उसके बाद जो अगला शासक हुआ वो अकबर हुआ। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत अकबर के ही समय में हुई। अकबर ने लगभग सभी क्षेत्रों में सुधार किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा तथा जजिया कर को समाप्त कर दिया। भूमि सुधार के क्षेत्र में अकबर ने टोडरमल की सहायता से आईने दहसाला पद्धति लाया। अकबर ने सैन्य क्षेत्र में एक नई व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था को लाया। अकबर ने धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाते हुए शासन किया। अकबर ने धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाते हुए विशेष शासन किया। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया। अकबर ने राजपूत नीति के तहत हिंदुओं को मनसब देना प्रारंभ किया। तो देखिए, प्रॉपर तरीके से जो मुगल काल की प्रशासन था उसमें सुधार अकबर ने ही किया है, क्योंकि यही कुछ ठीक ठाक तरीके से शुरुआत में शासन कर पाया, क्योंकि इसके पहले जो दो शासक हुए उनका जीवन संघर्षों में ही बीत गया। अकबर ने तीर्थ यात्रा तथा जजिया कर समाप्त किया, है ना। 63 में तीर्थ यात्रा कर और 64 में जजिया कर समाप्त किया, मतलब 1563 और 1564 में। फिर उसके बाद आईने दहसाला पद्धति लाया जो भूमि सुधार के लिए थी। इनमें आप टोडरमल का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि ये पद्धति किससे संबंधित है। तो भले ही इसको अकबर ने लागू किया था, तो लेकिन ये टोडरमल ही लेके आए थे। और इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि आईने दहसाला जो पद्धति थी उसमें 10 साल का एवरेज निकाल के टैक्स लिया जाता था। फिर है मनसबदारी व्यवस्था, ये सैन्य क्षेत्र में थी और इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। फिर अकबर जो था वो धर्मनिरपेक्ष था। कहने का अर्थ है कि वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था और उसके देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होता था। जैसे इस वक्त हमारे देश में है कि कोई एक विशेष धर्म सर्वोपरि नहीं है, बल्कि सब मिलजुल के साथ रहते हैं। उसी तरीके से अकबर के शासनकाल के समय में भी था और अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया था। ठीक है, और फिर अब आगे देखते हैं जहांगीर। अकबर के बाद अगला शासक जहांगीर हुआ। जहांगीर ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार के लिए न्याय पर अत्यधिक बल दिया और न्याय की जंजीर टंगवाई। जहांगीर ने सैन्य क्षेत्र में सिंह अस्पा तथा दो अस्पा की शुरुआत की। देखिए, अकबर ने बहुत सारे प्रशासनिक सुधार कर दिए थे, तो उसके आगे जब जहांगीर आया तो इसने न्याय पर सर्वाधिक बल दिया। समझिए, इसके समय पर जो लोग गलत काम करते थे या फिर चोरी वगैरह करते थे उनका नाक और कान काटने की प्रथा थी।
जहांगीर के समय को न्याय व्यवस्था का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। उसके अलावा चित्रकला का भी स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय चित्रकला का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। और ये जो सिंह अस्पा और दो अस्पा है, ये सैन्य क्षेत्र में संबंधित है और अकबर के मनसबदारी व्यवस्था से ही संबंधित है। ठीक है, जिसके पास 2 अश्व होते थे उसे 2 अस्पा, और 2 से अधिक अश्व जिसके पास होते थे उसे सिंह अस्पा कहा जाता था। तो ये अकबर के मनसबदारी व्यवस्था से ही संबंधित था। ठीक है, फिर अब अगला शासक देखते हैं औरंगजेब। क्योंकि देखिए शाहजहाँ के काल में कोई बहुत ज़्यादा प्रशासनिक सुधार हुआ नहीं, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब सीधे हम औरंगजेब पर आते हैं। देखिए औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। अकबर ने जजिया कर ख़त्म किया था और औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगा दिया। इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने मुहत्सिब नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जो धार्मिक देखरेख के लिए था। यानी देखिए जो औरंगजेब था ये शरीयत के कानून को मानता था और कट्टर मुस्लिम था, और ये यही चाहता था कि जितने भी लोग हैं वो सभी शरीयत के कानून को माने। इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इसके हिसाब से जो शरीयत है उसमें जो संगीत है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए इसने पूरे राज्य में ही मतलब संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये मुहत्सिब याद रखिएगा कि इसकी जो नियुक्त है वो औरंगजेब ने किया था, और ये जो मुहत्सिब था ये लोगों की धार्मिक देखरेख करता था कि लोग शरीयत के हिसाब से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, नैतिक मूल्यों का ध्यान रखता था। फिर उसके बाद अगला शासक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। ठीक है, देखिए पहले अकबर ने ही समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने फिर से ला दिया। अब जब औरंगजेब ले गया उसके बाद जो अगला शासक मोहम्मद शाह हुआ, इसने पूरी तरीके से जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय से, माफ़ कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन कासिम ने इसकी शुरुआत की थी, है ना, जजिया कर की। फिर उसके बाद है शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, क्योंकि इस समय तक भारत में अंग्रेज आ चुके थे। ठीक है, तो अभी इनके काल में जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी थी ये अंग्रेजों के पास चली गई। ठीक है, फिर उसके बाद है मुगल काल के प्रशासनिक पद कि कहाँ किस पद को क्या बोला जाता था। ठीक है, मुगल प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था। इसमें नौकरशाही द्वारा पूर्ण नियंत्रण होता था। केंद्रीय प्रशासन का कहने का अर्थ है कि केंद्र में एक व्यक्ति होता था जिसके अनुरूप सारे कार्य होते थे। जैसे कि वहाँ का जो सुल्तान होता था, मतलब वो तो सल्तनत काल में था, जो बादशाह होता था वो केंद्र में होता था और उसी के अनुरूप सारा कार्य होता था। ठीक है, तो वहाँ पे जो पद होते थे उनका नाम हम देख लेते हैं। एक पद होता था वकील ए मुतलक। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद इसी का होता था। ठीक है, फिर है वजीर वित्त विभाग को देखता था। ठीक है, फिर है मीर बख्शी जो कि सेना विभाग का अध्यक्ष होता था, यानी जो सेना विभाग का अध्यक्ष होता था उसके पद को मीर बख्शी कहा जाता था। फिर है मीर आतिश जो कि तोपखाने का मेन होता था। ठीक है, फिर है काजी उल कुजाल जो कि न्याय विभाग को देखता था। फिर है सद्र उस सुदूर, ये धार्मिक मामलों में राजा को सलाह देता था कि क्या सही है क्या गलत। इसमें अकबर ने जो हिंदू धर्मगुरु थे उनको, मुस्लिम धर्मगुरु थे उन सबको ही इसमें शामिल किया हुआ था। अकबर कहीं धार्मिक मामले में अगर अटकता था तो वो इसी सद्र उस सुदूर से ही सलाह लेता था। ठीक है, फिर है मुहत्सिब, इसको तो औरंगजेब ने ही लागू किया। ये शरीयत तथा लोगों के नैतिक मूल्यों की जांच करता था कि लोग नैतिक रूप से शरीयत के कानून को मान रहे हैं कि नहीं। देखिए सद्र उस सुदूर और मुहत्सिब दोनों धार्मिक मामलों से संबंधित है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि जो सद्र उस सुदूर था ये राजा को सलाह देता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं धार्मिक मामले में, लेकिन जो मुहत्सिब था ये लोगों के नैतिक मूल्यों का जांच करता था कि लोग शरीयत के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये मुगल काल के प्रशासनिक पद थे। तो अब अगले वीडियो में हम चित्रकला और स्थापत्य कला वगैरह के बारे में हम देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।